गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आपको बता रहे थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ शो करता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए, और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो उसका नंबर ऑफ जीआई कितना होगा और फिर उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। ये सब सारा हम लोग पढ़ चुके। किसका किसका पढ़ लिए? तो सबसे पहला में आपको बताए थे अल्कीन, दूसरा में आपको बताए थे ऑक्जाइन, थर्ड में आपको बताए थे आइमीन, फोर्थ में आपको बताए थे एजो कंपाउंड, फिफ्थ में आपको बताए थे साइक्लोअल्केन, सेवेंथ में आपको बताए थे साइक्लोअल्कीन, और आज हम लोग सीखेंगे कुमुलिन्स कि कुमुलिन्स जो है उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। यानी कि अगर कुमुलिन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे। तो सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि राइट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर द गिवन कंपाउंड। जैसे अब यहाँ पर ये है कुमुलिन्स, कहते किसको है? तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगातार होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगातार होता है, उसको हम लोग कुमुलिन्स कहते हैं। अब सबसे पहला बात ये आता है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसमें हम आपको बता चुके हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अगर किन्हीं को नहीं याद है तो आप पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए। ऐसे हम फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, इसको भी हम लोग है सो कुमुलिन्स कहेंगे, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? कुमुलिन्स कहेंगे। लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। आप क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं कि किसी भी मोलेकुल में हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 होता है तो वो मोलेकुल प्लानर होता है। लेकिन आपको केमिकल बॉन्ड में बता चुके हैं कि इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन में क्या है कि यहाँ पर देखिए, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 होने के बावजूद भी ये प्लानर नहीं होता है। अब सवाल है कि क्यों नहीं प्लानर होता है। तो आपको बताए थे कि प्लेनरिटी जो लॉस करता है वो दो तरह से करता है। एक होता है पाई कंस्टिट्यूशन और दूसरा है सो अस्टेरिक रिपल्सन। तो यहाँ पे पाई कंस्टिट्यूशन के चलते ये प्लानर नहीं होता है। अब क्यों नहीं प्लानर होगा, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 का मतलब क्या समझते हैं? एक उसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। अब मान लेते हैं कि इसके पास कोई एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल pz है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो sp का मतलब क्या हुआ? इसके पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा वो pz होगा और दूसरे को हम मान लिए py। इसके पास इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, तो sp का मतलब क्या हुआ? इसके पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। तो एक को हम मान लिए pz और दूसरे को मान लिए py। क्यों ऐसा माने? क्योंकि जब इसका एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल को pz मान लिए तो इसका भी है सो ये pz pz ओवरलैपिंग करके यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ठीक उसी तरह से अब इसका एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल py है तो इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। क्यों? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो आपसे अगर पूछें कि अच्छा बताइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसके पास जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो कौन सा होगा? तो आप क्या बोलेंगे? py। आप अब pz नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर py पहले से है। तब ये क्या होगा? ये py ओवरलैपिंग कर करके यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर pz है। pz xy z एक्सिस जो होता है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आपसे हम पूछें कि अच्छा बताइए ये कार्बन sp2 है तो इसके चलते ये वाला पार्ट है सो क्या होगा? प्लानर होगा। ये कार्बन और ये क्लोरीन और ब्रोमीन
इस sp2 कार्बन के चलते प्लेनर होगा, एक प्लेन में होगा। अब वो कौन सा प्लेन में होगा, तो यहां पर pz जो है आपका परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये है सो xy प्लेन में होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, xy प्लेन में होगा, क्योंकि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जब आप मान लिए कि अनहैबिटाइल p ऑर्बिटल pz है, तो pz क्या होगा, xy प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, और लेटरल ओवरलैप कर करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होगा। ठीक उसी तरह से इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इससे डायरेक्टली अटैच्ड कौन है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन और ये कार्बन, देख लीजिए। और यहां पे आप बोल रहे हैं कि ये जो पाई बॉन्ड बना py के ओवरलैपिंग से, तब आपसे अगर पूछा जाए कि इस ये जो टर्मिनल है, राइट साइड वाला जो टर्मिनल है, वो कौन सा प्लेन में होगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर py है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये xz प्लेन में होगा। ये किस प्लेन में होगा, xz प्लेन में होगा। तो यही चीज आपको बताए थे, और इसमें बस यही एक्सेप्शन में था, और आपको ये भी बताए थे कि बहुत ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसमें क्या रूल है, रूल अब ये है कि कभी भी अगर कोमुलिन है और उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इवन टाइम्स है, इवन टाइम्स का मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, तब वो मोलिक्यूल है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर कोई पूछ देंगे कि क्यों नहीं करेगा, तो आप कह सकते हैं कि ये मोलिक्यूल आपका प्लानर नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मोलिक्यूल को क्या होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए। तो इसको ना हम लोग एलिन पढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एलिन। तो ये जो इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिन सिस्टम। तो कभी भी एलिन टाइप सिस्टम अगर है, तो याद रखिएगा वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि कुमुलेटेड पोलिन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां पे शो करेगा, कहां पर शो नहीं करेगा। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो उसका नंबर ऑफ जीआई कितना होगा और उसका नोमेनक्लेचर हम लोग क्या करेंगे। बात सबको समझ में आया। तो कभी भी लगातार अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इवन टाइम्स है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब यहां पर देखिए कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, यानी कि ऑड टाइम्स है। तो सबसे पहला बात कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब सवाल है कि नंबर ऑफ जीआई कितना होगा, तो नंबर ऑफ जीआई है सो 2 ही होगा। अब नंबर ऑफ जीआई 2 होगा, तो अब कौन कौन सा होगा, तो इसका जो नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं ना, एक को जेड आइसोमर कहेंगे और दूसरे को ई आइसोमर कहेंगे। जेड और ई आपको नोमेनक्लेचर पहले भी बता चुके हैं कि कब जेड आइसोमर कहेंगे, कब ई आइसोमर कहेंगे। जेड आइसोमर में आपको बताए थे कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड होता है तो उसको जेड आइसोमर कहते हैं, और हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर अपोजिट साइड होता है तो उसको ई आइसोमर कहेंगे। अब यहां पर देखिए, अगर ये दोनों में आपसे पूछा जाए कि हाई प्रायोरिटी किसका है, यहाँ पे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो हाई प्रायोरिटी है सो ब्रोमीन का, यानी कि 1 नंबर हम इसको देंगे, क्लोरीन को 2 देंगे। यहाँ पर ब्रोमीन को 1 नंबर देंगे, क्लोरीन को 2 देंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका नाम क्या होगा, तो हम कहेंगे ये जेड आइसोमर है। तो इसका दूसरा जो आइसोमर होगा वो क्या होगा, ई आइसोमर। अब यहाँ पे देखिए ब्रोमीन और क्लोरीन में ब्रोमीन का प्रायोरिटी ज्यादा, तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड हो गया, तो उसको हम लोग ई आइसोमर कहेंगे। जैसे सेकेंड में देखिए, अब आपसे इसमें पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो सबसे पहला बात, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तुरंत बोलिएगा कि नहीं सर, अभी तो आप बताए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर आपका कुमुलिन्स है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑड टाइम्स है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहिए। तो यहाँ पे क्यों नहीं करेगा, आप ही लोग बताइए क्यों नहीं करेगा। ये तो पहले भी पढ़ा चुके हैं। इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ये दोनों टर्मिनल पे जो एटम या ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों एटम सेम हो गया, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन आ गया, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑड टाइम्स होने के बावजूद भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और एग्जांपल देखिए, जैसे इसमें अगर आप पूछ दिया जाए
कि अच्छा बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो नंबर ऑफ जीआई कितना होगा। तो अभी आपको बताए कि ये तो कोमोलिंस है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगातार है, लेकिन कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स है तो ये तो ऐसे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। अब ये डिफरेंट है कि सेम है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये डिफरेंट भी रहेगा तब भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है, अब ये आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो यहां पर देखिए दोनों टर्मिनल पे 2 डिफरेंट एटम या ग्रुप है, 2 डिफरेंट एटम या ग्रुप है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगातार है यानी कि कोमोलिंस हो गया, और टाइम्स है, 3 टाइम्स है यानी कि और टाइम्स है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब सवाल है कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो नंबर ऑफ जीआई कितना होगा, तो नंबर ऑफ जीआई है सो आपका हो जाएगा 2। अब ये 2 कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला अभी बताए, अगर आइडेंटिकल ग्रुप या एटम सेम साइड है, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो उसको जेड आइसोमर कहेंगे, और हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर अपोजिट साइड है तो उसको ई आइसोमर कहेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन और मिथाइल में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, तो क्या बताए थे कि यहाँ पर फर्स्ट एटम हाइड्रोजन है, यहाँ पे फर्स्ट एटम कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा, यानी कि इसको हम लोग 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, यहाँ पर इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे। हाई प्रायोरिटी ग्रुप है सो सेम साइड हो गया तो इसको जेड आइसोमर कहेंगे। और दूसरा क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए, अब ये हाइड्रोजन और मिथाइल को उलट दिए, अगर आपको कहा जाता है कि इसका जीआई लिखिए तो इसका नंबर ऑफ जीआई 2 होगा, कौन कौन, एक जेड आइसोमर एक हीम आइसोमर। यहाँ पर क्या हुआ, 1 नंबर प्रायोरिटी इसको मिला, 2 नंबर इसको, यहाँ पर 1 नंबर इसको मिला, 2 नंबर इसको। हाई प्रायोरिटी ग्रुप है सो अपोजिट साइड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, ई आइसोमर। तो इसको एकदम याद रखिएगा, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर दिए, लेकिन हम स्टार्टिंग में क्या किया, स्टार्टिंग में किए कि सबसे पहला कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ शो करेगा, फिर उसके अगर शो करता है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ जीआई निकाले कि हर एक का अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो नंबर ऑफ जीआई कितना होगा। तो इस तरह से आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो गया, बस एक क्लास और बच रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद है सो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।